बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम व्हीटस्टोन ब्रिज को स्टडी करेंगे और देखेंगे कि ये किस लिए इस्तेमाल होता है, किस प्रिंसिपल के तहत काम करता है और इसमें किस तरह से मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की जाती हैं। ये सब कुछ हम आज के लेक्चर में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज जो है ये इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस अरेंज्ड इन फॉर्म ऑफ ए मैश। ये 4 रेजिस्टेंसेस की शक्ल में होता है यहाँ पर इस तरह से, और ये एक मैश की सूरत में होते हैं, यानी एक जाल सा आपको नज़र आ रहा है जिसका जाल होता है, उसमें बहुत सारे इस तरह से आप धागों की मदद से छोटे छोटे ट्रायंगल्स या स्क्वायर्स बना लेते हैं। तो ये एक मैश की तरह बन गया है और दरमियान में एक गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है और एक बैटरी है जिससे करंट प्रोड्यूस होगा और इस सर्किट के अंदर फ्लो करेगा। और इसको इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? टू फाइंड आउट अननोन रेजिस्टेंस, कि हम कोई अननोन रेजिस्टेंस को मालूम करते हैं यूजिंग व्हीटस्टोन ब्रिज। इसकी एक मॉडिफाइड फॉर्म है जो कि स्लाइड वायर ब्रिज कहलाती है और वो आपके प्रैक्टिकल के सिलेबस में भी शामिल है। तो इसको इंशाल्लाह जब प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करेंगे, जब कॉलेज में आप आएंगे तो उसमें इसको देखेंगे। लेट अस सपोज मैं कहता हूँ कि R4 एक अननोन रेजिस्टेंस है जो आप मालूम करना चाहते हैं, तो आप R1, R3 और R2 इनकी वैल्यूज़ को सेट करके आप इस R4 को मालूम कर सकते हैं। तो हम इसके लिए किरचॉफ सेकंड रूल को यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास टोटल में 3 लूप्स बन रही हैं। एक ये लूप है, ये लूप है, दूसरी लूप ये आपको नज़र आ रही है, जो ये लूप है इसमें करंट फ्लो कर रहा है। तीसरी लूप आपको ये नज़र आ रही है कि ये बैटरी वाली एक तीसरी लूप यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ से आप किरचॉफ रूल की 3 इक्वेशंस निकाल सकते हैं, लेकिन हमें 2 ही काफ़ी होंगी, हम उसी से काम चला लेंगे। तो ये गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर की जो कॉइल होती है इसकी एक रेजिस्टेंस होती है जिसको आप RG से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपने ज़हन में रखना है कि ये भी एक रेजिस्टेंस ही है विच इज़ RG। और गैल्वेनोमीटर का काम होता है कि ये करंट को डिटेक्ट करता है। तो अगली चीज़ जो हमने यानी देखी, तो ये कंसिस्ट ऑफ 4 रेजिस्टेंसेज R1, R2, R3, R4, 4 रेजिस्टेंसेज हैं इन सच अ वे टू फॉर्म ए मैश ABCDA। तो ये ABCDA ये एक क्लोज्ड, ये एक सारी मैश है, ठीक है जी। तो अब हम आगे चलते हैं कि हम सपोज़ करते हैं कि अगला स्टेप जो हमारा था वो ये था कि एक तो हमने सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर ली, हम किरचॉफ वोल्टेज रूल को यूज़ कर रहे हैं, तो पहला स्टेप हमने कर लिया। सेकंड ये है कि करंट को एक डायरेक्शन देनी है और हर लूप में करंट की वही डायरेक्शन रखनी है। तो हम अगेन कहते हैं कि करंट क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है और ये भी क्लॉकवाइज है। ये हमने खुद से सपोज कर ली। हम कहते हैं कि ये करंट I1 है जो लूप ABDA में फ़्लो कर रहा है। I2 करंट जो है ये BCDB इस लूप में फ़्लो कर रहा है, जबकि आपके पास जो ADCA लूप है इसमें I3 करंट फ़्लो कर रहा है रिस्पेक्टिवली। अब हम किरचॉफ सेकंड रूल अप्लाई करते हैं। पहले हम इस लूप की बात करते हैं, इस लूप पे चलते हैं कि इस पर हम अप्लाई करते हैं किरचॉफ सेकंड रूल को। तो देखते हैं कि I1 करंट अगर फ्लो कर रहा है तो हम यहाँ पर अंदर बैटरी कोई नहीं है, अंदर बैटरी नहीं है, तो हम सिंपल इन रेजिस्टेंसेस पर ही अप्लाई कर लेते हैं। तो हर रेजिस्टेंस के थ्रू, इसके थ्रू ये RG है गैल्वेनोमीटर और ये R3, इन सब पर एनर्जी या पावर डिसिपेट हो रहे हैं। तो ये सब के साथ माइनस साइन आएगा। तो यहाँ से करंट है I1, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगी दैट विल बी इक्वल टू -I1 R1। अगेन यहाँ पे देखें, अब ये गैल्वेनोमीटर इन दोनों लूप्स के अंदर कॉमन है, इस लूप में और इस लूप में कॉमन है। I1 डाउनवर्ड फ्लो कर रहा है, जबकि यहाँ से आने वाला I2 ऊपर फ्लो कर रहा है। तो हम करंट ले लेते हैं, नेट करंट है I1 माइनस I2। तो पावर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा दैट विल बी I1 माइनस I2 होल मल्टीप्लाई बाय RG। I1 माइनस I2 RG और माइनस साइन साथ में आ जाएगा।
अब R3 को देखें, R3 में I1 करंट तो इस तरफ जा रहा है, लेकिन यहाँ से I3 करंट यूँ आ रहा है। ये जो स्लूप का करंट है, ये I3 ये यहाँ से मूव करता हुआ यूँ आ रहा है, जबकि I1 इधर जा रहा है। तो हम जिस लूप का करंट ले रहे होते हैं उसको बड़ा सपोज करते होते हैं, तो ये I1 माइनस I3 इंटू R3 ये वोल्टेज आ जाएगी यहाँ पर, जो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, और इन सब का सम ज़ीरो होगा। सिमिलरली सेकंड लूप पे आते हैं। सेकंड लूप पे देखें तो यहाँ पे माइनस I2 R2, यहाँ से I2 इधर आ रहा है, जबकि I3 यहाँ से इस लूप में मूव करता हुआ यूँ जा रहा है। तो यहाँ से आने वाला I2 माइनस I3, इससे गुजरने वाला करंट I2 माइनस I3 हो जाएगा। तो ये वोल्टेज हो जाएगी I2 माइनस I3 R4। अब ये माइनस आएगा साथ में क्योंकि एनर्जी ज़ाया हो रही है। अब ये I2 जब यहाँ से हम इस I2 को देख रहे हैं जो यूँ फ्लो कर रहा है, I2 जब यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा तो I1 इधर से, ये स्लूप का I1 नीचे की तरफ आ रहा है, तो रिमेनिंग करंट हो जाएगा I2 माइनस I1, और वोल्टेज हो जाएगी I2 माइनस I1 इंटू RG, और इन सब का सम ज़ीरो हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने अब सबसे पहले ये दोबारा देख लें कि ये दो इक्वेशन हमने हासिल की हैं। अब हम R1, R3, R2 की वैल्यूज़ को अगर चेंज करें तो ये I1 और I2 अपनी वैल्यूज़ को चेंज करेंगे। यानी I1 गैल्वेनोमीटर के थ्रू इस तरफ जा रहा है, जबकि I2 गैल्वेनोमीटर में इस D से B की तरफ इस तरफ जा रहा है। अगर हम ऐसी वैल्यूज़ सेलेक्ट करें कि ये I1 और I2 बराबर हो जाएं, तो गैल्वेनोमीटर के में से जो करंट गुज़र रहा है इस डायरेक्शन में, और जो यहाँ से ऊपर की तरफ, ये दोनों अगर बराबर हो जाएं, I1 और I2 बराबर हो जाएं, तो गैल्वेनोमीटर से गुज़रने वाला नेट करंट ज़ीरो हो जाएगा और गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं देगा। तो हमने ये सिचुएशन हासिल करनी होती है। हम R1, R3 और R2 की ऐसी वैल्यूज़ रखते हैं कि ये करंट ज़ीरो हो जाएगा। R4 को तो चेंज नहीं कर रहे क्योंकि ये तो हम निकालना चाहते हैं कि ये कितनी रेजिस्टेंस है। तो R1, R3 और R2 इसकी वैल्यूज़ को एडजस्ट करते हैं ताकि गैल्वेनोमीटर ज़ीरो डिफ्लेक्शन देना शुरू कर दे। मींस I1 और I2 बराबर हो जाएंगे। तो I1 और I2 को जब आप बराबर करेंगे तो इनका डिफरेंस I1 माइनस I2 विल बिकम ज़ीरो। तो ये यहाँ पर देखें, जो I1 माइनस I2 है ये ज़ीरो हो जाएगा, या I2 माइनस I1 ये भी ज़ीरो हो जाएगा। तो क्योंकि I1 I2 के बराबर है, यहाँ पर आपके पास ये बराबर आ गए, तो ये ज़ीरो होने से ये टर्म और ये टर्म ये दोनों ख़त्म हो जाएंगी, और ये 1 और 2 जो हैं ये शॉर्ट होकर आपको इक्वेशन 1 इस फॉर्म में मिल जाएगी और इक्वेशन 2 इस फॉर्म में मिल जाएगी। ये 3-4 इक्वेशंस बन गई हैं। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में सिंपली ये करना है कि डिवाइड इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 4। तो जब आप डिवाइड करेंगे इस इक्वेशन को इस इक्वेशन पर, तो ये फॉर्म बन जाएगी। अब I1 से कैंसिल, माइनस माइनस से कैंसिल, I1 माइनस I3 से कैंसिल, क्योंकि जहाँ जहाँ I2 आ रहा था वहाँ पे हमने I1 पुट कर लिया है। तो अब यह है कि यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास सिंपली ये फॉर्म बचेगी, R1 बाय R2 इज़ इक्वल टू R3 बाय R4। अब ये R1, R2, R3 ये हमने अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट की हुई हैं। तो ये तीन अननोन्स हमने मालूम कर लिए जो हमारे पास नोन है, R1, R2, R3, जबकि ये जो नीचे R4 है इसमें ये आपके पास अननोन है। तो अगर आप इसको थोड़ा रीअरेंज करें तो हमारे पास R4 इज़ इक्वल टू R3 बाय R1 इंटू R2 आता है। R3 भी हमें मालूम है, R3 मालूम है, ख़ुद हमने ये सेट किए हैं ये तीनों रेजिस्टेंसेस, R1 भी पता है और R2 भी पता है। तो आप यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपको वैल्यूज़ पुट करने के बाद R4 की वैल्यू पता चल जाएगी, क्योंकि यही एक अननोन है। ये तीन तो हमें तीनों टर्म्स पता हैं कि क्या क्या हैं। तो ये था हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज, जिसकी मदद से हम अननोन रेजिस्टेंस को मालूम कर सकते हैं। अब हम शॉर्ट क्वेश्चंस कुछ देख लेते हैं। उसमें हमारे पास सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, क्योंकि पहले कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए थे। डिस्क्राइब ए सर्किट
विच विल गिव ए कॉन्टीन्यूसली वेरिएंग पोटेंशियल। तो ऐसे सर्किट को डिस्कस करें जो आपको कॉन्टीन्यूसली वेरिएंग पोटेंशियल देगा। कॉन्टीन्यूसली वेरिएंग पोटेंशियल से मुराद ये है कि आप एक ख़ास रेंज के अंदर कोई भी वैल्यू अगर लेना चाहें तो वो आप ले सकते हैं। एक चीज़ होता है डिस्क्रीट वेरिएबल या डिस्क्रीटली वेरिएंग, यानी उसकी खूब एक रेंज के अंदर कुछ मखसूस वैल्यूज़ हैं जो आप हासिल कर सकते हैं, सारे नहीं कर सकते हैं। लेकिन कॉन्टीन्यूसली वेरिएंग पोटेंशियल का मतलब है, लेट अस सपोज 0 to 3 वोल्ट है अगर, तो 0 और 3 के अंदर कोई भी वैल्यू आपको चाहिए, आपको 1 चाहिए, 1.1 चाहिए, 1.15 चाहिए, 1.2 चाहिए, कोई भी वैल्यू चाहिए आप हासिल कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने ये पोटेंशियल डिवाइडर का टॉपिक देखा था, तो उस टॉपिक को आप अगेन देख लेंगे। ये वही सारी वर्डिंग यहाँ पर हमने लिखी हुई है, तो उसके लिए आप रियोस्टैट एज पोटेंशियल डिवाइडर के टॉपिक को दोबारा सुन लेंगे। अच्छा, नेक्स्ट है एक्सप्लेन वाई टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए बैटरी डिक्रीजेज व्हेन करंट ड्रॉन फ्रॉम इट इज़ इंक्रीज्ड। तो ये ईएमएफ वाले टॉपिक में हमने एक चीज़ देखी थी कि जो बैटरी होती है उसके अंदर से जब कोई करंट भी किसी सर्किट को ना मिल रहा हो तो उसके टर्मिनल्स पे जो ईएमएफ होती है वो मैक्सिमम होती है, या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम होता है। लेकिन जितना ज़्यादा करंट वो डिलीवर कर रही होती है उसके टर्मिनल पे वोल्टेज उतनी कम होती जाती है। इसकी क्या वजह है? तो हम मैथमेटिकली इसका आंसर देंगे कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला होता है E माइनस आई आर। ई मैक्सिमम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है जब कोई करंट फ्लो ना कर रहा हो, यानी जब करंट ज़ीरो होगा तो इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो वी टी इज़ इक्वल टू ई आ जाएगा। इसका मतलब है जब कोई करंट ना डिलीवर हो रहा हो तो बैटरी के टर्मिनल्स पे जो वोल्टेज होती है वो ईएमएफ के बराबर होती है। लेकिन जो जो आई बढ़ता जाएगा ये रिज़ल्ट छोटा होता जाएगा, क्योंकि ये ई में से माइनस होता जा रहा है, ये ई में से माइनस हो रहा है। आई को जितना बढ़ाएंगे ये आई इंटू स्मॉल आर बड़ा आंसर आएगा और ई में से बड़ी चीज़ माइनस होगी। तो ये ओवरऑल रिज़ल्ट छोटा होने का मतलब है कि वी टी छोटा होता जा रहा है। जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा उतना टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज़ करेगा। तो ये आप यहाँ पर इसकी वर्डिंग को देख सकते हैं और इसको एक दफ़ा आप पढ़ लेंगे तो वही बात है जो मैंने आपको आसान अल्फाज में समझाई है। उसके बाद व्हाट इज़ व्हीटस्टोन ब्रिज, हाउ कैन इट बी यूज टू डिटरमिन एन अननोन रेजिस्टेंस। तो ये अभी आपने टॉपिक सुना, अब आप अगर देखें आपको ख़ुद से अगर इसकी समझ आती है तो ठीक, नहीं तो आप इसी टॉपिक को जो जहाँ से आज हमने स्टार्ट लिया इसको दोबारा सुन लेंगे। तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस का इख्तिताम है और चैप्टर की थ्योरी और शॉर्ट क्वेश्चंस आपने कंप्लीट कर लिए हैं। एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आपने सॉल्व कर लिया है। कल इंशाल्लाह हम रिमेनिंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। शुक्रिया।